अब जो वाइब्रेशन करेगा उसकी इक्वेशन क्या होगी। हेलो स्टूडेंट, तो वी आर बैक अगेन with the very important series of the previous year question for your NEET exam। तो previous year question बहुत important है NEET एग्जाम के लिए, क्योंकि उससे आपको आइडिया होता है कि किस तरह के क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं और नीट के एग्जाम का एक्चुअल लेवल क्या होता है। बिकॉज आप कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहते हैं लेकिन वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, तो ये अच्छा है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बिल्कुल एक बार देख के जाएं और उसी के हिसाब से चैप्टर पढ़ें। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर द वन ऑफ द चैप्टर विच इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन से बच्चे बड़ा डरते हैं, 11th क्लास का चैप्टर है, बच्चे थोड़ा डर लगता है बच्चों को एसएचएम और वेव्स में। तो डरने वाली बात नहीं है, बहुत इजी है, अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो बहुत इजी है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं, है ना। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, किताबों में बहुत टफ क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आईआईटी के लिए हैं, आपके लिए बहुत टफ नहीं आते हैं। तो आज हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम में आए हैं। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। दिस इज वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है द फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट एंड द एक्सेलरेशन के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, आप जानते हैं फेज डिफरेंस क्या होता है। अगर हम इक्वेशन की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन होती है इन जनरल हम यूज करते हैं y इक्वल टू a sin ओमेगा टी। कॉस भी हो सकती है लेकिन यूजुअली हम a sin ओमेगा टी यूज करते हैं। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, अगर तो एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी आ जाएगी। इफ आई कैलकुलेट dy बाई dt तो आई विल गेट द वेलोसिटी, आई विल गेट द वेलोसिटी विच इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा टी, राइट। लेकिन मुझे क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। तो एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं इसे, ये आपका वेलोसिटी आया, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे अगर तो यू विल गेट द एक्सेलरेशन। इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो यू विल गेट द एक्सेलरेशन। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए ओमेगा तो ऑलरेडी डिफरेंशिएट, ए ओमेगा ऑलरेडी है यहाँ पे। कॉस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है और इंटू ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, राइट। अच्छा जी, अब ये सॉल्व करें तो क्या आएगा, ये इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी आ गया जी। ठीक है, दिस इज एक्सेलरेशन। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट था, उसका इक्वेशन था, ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन है। दोनों को अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी आ रहा है माइनस के साथ और यहाँ पे ए साइन ओमेगा टी था। फेज डिफरेंस चेक करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि ये चीज एक्चुअली फेज होती है ना, इसको हम फेज बोलते हैं, ओमेगा टी को फेज बोलते हैं, या कई जगह ओमेगा टी प्लस फाइव भी लिखा रहता है, दैट होल थिंग इज फेज। तो हमें चेक करना पड़ता है ये फेज और ये फेज कितना है। तो ये कंपेयर करने के लिए पहले इक्वेशन को हमें सेम फॉर्म में लाना जरूरी है। अब ये इक्वेशन साइन की फॉर्म में है, प्लस है, ये माइनस है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी प्लस की फॉर्म में लाते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको हमें पता है कि साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है ना। ये पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन थीटा को मैं साइन पाई प्लस थीटा लिख सकता हूं, यानी इस चीज को मैं लिख सकता हूं ए ओमेगा स्क्वायर साइन पाई प्लस थीटा। थीटा कितना हो जाएगा, ओमेगा टी। तो मैंने इक्वेशन को रिवर्स कर दिया, मैंने यहां से यहां आ गया। ठीक है, तो मैंने इसको रिवर्स कर लिया, ए ओमेगा स्क्वायर साइन पाई टी। अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूं, एक्सेलरेशन की इक्वेशन को और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो आप दोनों में देख पा रहे होंगे कि इनमें दोनों में जो है फेज जो है, ये जो फेज है पाई का डिफरेंस है, दोनों में फेज का कितना का डिफरेंस है, पाई का। तो एक्सेलरेशन में जो है प्लस पाई आ रहा है, तो एक्सेलरेशन इज पाई अहेड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो हम बोल सकते हैं दोनों में फेज डिफरेंस इज पाई। तो देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत इजी है, आप सॉल्व कर सकते हैं अगर वन बाय वन करें। तो आंसर इसका हो जाएगा पाई रेडियन, दिस इज द आंसर। ओके, चलिए ये नीट 2020 का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दिस इज वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2019। नीट 2019 का क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इज गिवन बाय। तो उसका एम्पलीट्यूड जो है वो हम कैसे देंगे। तो देखिए ये इक्वेशन है, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। यूजुअली जो इक्वेशन होती है वो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होती है और इसका एम्पलीट्यूड ये होता है। ठीक है, अच्छा मान लो अगर हम इसकी जगह पे इक्वेशन लिखें a sin ओमेगा टी प्लस सपोज लेट अस से b,
अब क्या होगा, अब भी एम्पलीट्यूड मेरा ए होगा, है ना, वाई ए होगा। दोनों में फर्क क्या है, ए साइन ओमेगा टी का मतलब जो आपका पार्टिकल है उसका ग्राफ जो है वो 0 से ए ऊपर जाएगा और ए नीचे, क्योंकि एम्पलीट्यूड उसका ए है तो वो 0 से प्लस ए और माइनस ए तक वेरी करेगा अगर मेरी इक्वेशन y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है तो। लेकिन अगर इक्वेशन मेरी ए साइन ओमेगा टी प्लस बी है तो क्या होगा, ये जो वैल्यू है ये कहाँ से कहाँ तक, ये बी के अबाउट ऑसिलेट करेगा, बी के अबाउट प्लस ए और माइनस ए जाएगा, बी के अबाउट, जीरो के अबाउट नहीं होगा बल्कि ये थोड़ा बी के अबाउट ऑसिलेट करेगा, प्लस ए और माइनस ए। ठीक है, तो इसकी जो मीन पोजीशन है वो चेंज हो गई, जो पहले जीरो पे थी अब वो बी पे चली गई है, उसके अबाउट ये ऑसिलेट करेगा। ठीक है, अब इसमें एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड तो ए ही रहने वाला है, क्योंकि ये मीन पोजीशन से ए ऊपर जा रहा है और ए नीचे। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है हमारा, मीन पोजीशन से हम कितना दूर जाते हैं एक्सट्रीम तक, उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो यहाँ पे ये ए ऊपर जा रहा है और ए नीचे जा रहा है, तो वी कैन से दैट कि एम्पलीट्यूड तो हमारा सेम ए ही रहने वाला है। तो इस तरह की इक्वेशन जो भी हमारी हैं उनका एम्पलीट्यूड विल बी ए ओनली। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्चुअली क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया है, यहाँ पे ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी दे दिया। इससे तो फर्क पड़ेगा नहीं, ये तो हमारा ये चीज हो गया, फर्क पड़ेगा इससे, ये हमारा एम्पलीट्यूड डिसाइड करेगा। ठीक है, तो इस तरह के जो आपके एक्सप्रेशन होते हैं उनका एम्पलीट्यूड निकालने के लिए एक तरीका होता है, आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा, बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। कोई भी इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में हो, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूं, मैं इसको डिवाइड करूंगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, डिवाइड एज वेल एज मल्टीप्लाई, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई सेम चीज से करता हूं तो इक्वेशन रिमेन सेम। तो मैंने डिवाइड कर दिया यार, तो ये आ गया बी ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा, राइट। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ, जो लोग अगर मैथ्स जिन्होंने पढ़ा होगा उनको तो आइडिया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको बता दूं कि ये चीज जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कॉस एक्स या कॉस फाई कुछ मान सकते हैं। ये जो चीज इसको कॉस फाई मानेंगे अगर, तो इसको साइन फाई मान सकते हैं। उससे फर्क क्या पड़ेगा, ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी कॉस फाई साइन थीटा प्लस साइन फाई कॉस थीटा। ठीक है जी, साथ में ये तो है ही, राइट। अच्छा, अब ये क्या हो गया, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी वाला बन गया। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है, तो इसको मैं साइन ए प्लस बी लिख देता हूं, यानी कि साइन थीटा प्लस फाई लिख देता हूं। तो ये हमारा बन गया रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस फाई। ठीक है जी, तो यहां पे जो ये चीज है ये हमारी साइन की टर्म में आ गई और ये बाहर आ गया। तो यहां पे जो एम्पलीट्यूड होगा, जैसे हमारी ए साइन ओमेगा टी की इक्वेशन थी, उसमें एम्पलीट्यूड क्या था हमारा, ए एम्पलीट्यूड था। तो यहाँ पे अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस फाई आ गया तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये हमारा एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज तो हमारी +1 से -1 तक वेरी करेगी, तो ये चीज हमारी +1 से -1 वेरी करेगी, तो ये चीज पूरी चीज हमारी प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक वेरी करेगी। तो ये तो वैल्यू 1 होगी, एम्पलीट्यूड हमारा ये होगा। तो कोई भी जो ऐसा एक्सप्रेशन है इसका एम्पलीट्यूड हम निकाल सकते हैं इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट करके, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट करके हम एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं ऐसे एक्सप्रेशन का। ठीक है, बट ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा, ये थीटा सेम होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ पे साइन थीटा दिया हुआ है और यहाँ पे कॉस कुछ और एंगल दिया हुआ है, तब नहीं कर सकते, दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा एम्पलीट्यूड होगा। अब हम क्वेश्चन पे वापिस आते हैं, जो क्वेश्चन ओरिजिनली पूछा गया था। लेट अस सी द क्वेश्चन, दिस वाज द क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें इसका एम्पलीट्यूड निकालना था, तो इसका एम्पलीट्यूड जो आएगा आपका इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट आएगा, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे थीटा सेम है, ओमेगा टी और ओमेगा टी सेम है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, यानी कि ए आंसर आपका आ जाएगा। तो बहुत सिंपल था, अगर आपको ये तरीका पता है तो इजीली यू कुड कैलकुलेट द आंसर। ठीक है जी, तो आंसर इज बी इन दिस केस, सॉरी आंसर इज ए इन दिस केस। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ नीट 2019। एक और क्वेश्चन आया था 2019 में।
इसमें लिखा है रेडियस ऑफ अ सर्कल, द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, इनिशियल पोजीशन एंड द सेंस ऑफ रिवॉल्यूशन आर इंडिकेटेड इन द फिगर। रेडियस ऑफ द सर्कल जो है 3 मीटर दी हुई है, पीरियड टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन 4 सेकंड दिया हुआ है, इनिशियल पोजीशन आपकी ये दी हुई है t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे था, एंड सेंस ऑफ रोटेशन इज इंडिकेटेड। सेंस ऑफ रोटेशन ये है, यानी कि पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा है सर्कल में। पार्टिकल कैसा घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है सर्कल में, यहाँ से स्टार्ट किया है और टाइम पीरियड इज 4 सेकंड, रेडियस इज 3 मीटर। हमें करना क्या है? y प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ द रोटेटिंग पार्टिकल निकालना है, y प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल निकालना है। आप लोगों को ध्यान होगा ये जो एक्चुअली क्वेश्चन है ये कहाँ से आया है। ये क्वेश्चन जो है जब हम लोग फेज वगैरह निकालते हैं वहाँ पे हम y प्रोजेक्शन और x प्रोजेक्शन की बात करते हैं, तो ये वहाँ से क्वेश्चन ड्राइव किया गया। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे? पार्टिकल आपका यहाँ से स्टार्ट किया t इक्वल टू 0 पे, और वो कुछ टाइम बाद यहाँ पे पहुँच जाएगा। ये एंगल आपका थीटा होगा, ये एंगल आपका थीटा होगा। तो आपको y प्रोजेक्शन निकालना है, तो ये आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। दिस विल बी द y प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, अब y प्रोजेक्शन कितनी होगी आप लोगों को पता है। यहाँ पे अगर ये रेडियस r है तो ये प्रोजेक्शन आपकी r cos थीटा होगी। ये प्रोजेक्शन कितनी होगी? r cos थीटा। तो y प्रोजेक्शन मेरी जो होगी वो r cos थीटा होगी। r आपको दिया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, y इक्वल टू r cos थीटा होगा, और r कितना है यहाँ पे? 3 दिया हुआ है r आपको, तो ये हो जाएगा 3 cos थीटा। ठीक है जी। अच्छा, थीटा क्या होगा यहाँ पे? थीटा कैसे निकालेंगे? थीटा आपका जो होगा एंगल वो होता है ओमेगा इंटू टी, है ना, क्योंकि ओमेगा आपका होता है एंगुलर वेलोसिटी यानी थीटा बाय टी। तो थीटा आपका हो जाएगा ओमेगा इंटू टी, और ओमेगा कितना होता है हमारा? ओमेगा हमारा होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है, ओमेगा नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो ओमेगा आपका जो होगा 2 पाई बाय टाइम पीरियड होगा, तो इट विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय टी इंटू टाइम, 2 पाई बाय टाइम पीरियड इंटू टाइम। अब टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? 4 सेकंड, तो ये चीज़ हो जाएगी 2 पाई बाय 4 यानी कि पाई बाय 2, तो ये पाई बाय 2 इंटू टी हो जाएगा। तो आपका जो थीटा है वो पाई बाय 2 इंटू टी हो जाएगा। तो दिस विल बिकम 3 cos थीटा की जगह पाई बाय 2 इंटू टी कर देंगे, बस ये हमारा y प्रोजेक्शन आ गया। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है हमारा? आई थिंक मेरा सी आंसर मैच कर रहा है। दिस इज द दिस थिंग। ठीक है, तो दिस इज द y प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल। अगर x पूछता हमसे तो हम साइन थीटा निकालते और हमारा x प्रोजेक्शन यहाँ पे आ जाता। ठीक है जी, आगे चलें। 2019 तीसरा क्वेश्चन। एक पेपर में 3-3 क्वेश्चन आए थे, यूजुअली 1-2 क्वेश्चन आते हैं, इस बार 3 आ गए थे। तो इसमें क्या पूछ रहा है ये? एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन इज। एक बार पॉज करके आप लोग सोच लीजिए क्या आंसर होगा। तो कई लोगों ने सही सोचा होगा, कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट क्वेश्चन है। एवरेज वेलोसिटी पूछा है, स्पीड नहीं पूछा, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पार्टिकल का इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन। तो वन कंप्लीट वाइब्रेशन में तो भाई पार्टिकल घूम के वापस आ जाएगा। मान लो पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट किया, ये मान लो मीन पोजीशन यहां से स्टार्ट किया, पार्टिकल पहले यहां जाएगा और फिर वापस आएगा, इसे हम वन वाइब्रेशन बोलेंगे। तो वन वाइब्रेशन में तो पार्टिकल घूम के वापस आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट बिकम 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी, बिकॉज एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो कुछ भी नहीं करना यार। अब मान लो यार ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ गया तो कितना टाइम लगेगा आपको आंसर लगाने में? हार्डली 5 सेकंड OMR बबल भरने में, बस, है ना, 4-5 सेकंड लगेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, बहुत जरूरी है करना। ठीक है, तो इसमें आंसर हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो यार चैप्टर इजी है, घबराना नहीं है, बस साथ साथ करते रहो। सी आंसर है, 0 आंसर है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम थोड़ा पीछे आ जाते हैं, AIPMT 2017 इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोगों ने ये ऑर्डर में लिए क्वेश्चन, तो 20 से स्टार्ट किया था हमने। स्प्रिंग ऑफ अ फोर्स कांस्टेंट K इज कट इनटू द लेंथ ऑफ रेशियो 1:2:3। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द न्यू फोर्स कांस्टेंट इज K। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फोर्स कांस्टेंट इज K डबल डैश। अच्छा, ये K डैश है, ये K डबल डैश है, तो आपको रेशो बताना है K डैश और K डबल डैश का। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, वैसे डिपेंड करता है कि सीरीज और पैरेलल का आपको पता हो फॉर्मूला क्या होता है। तो जब स्प्रिंग को हम सीरीज में लगाते हैं, आपको पता है सीरीज में जो फॉर्मूला होता है 1/KS = 1/K1 + K2 + K3, ऐसा फॉर्मूला होता है।
तो इसको हमने के एस को हमने क्या माना है यहाँ पे, के डैश माना है एक्चुअली सीरीज में, तो 1 बाई के डैश जो होगा वो इतना हो जाएगा। दिस इज फॉर द सीरीज। और जब हम पैरेलल की बात करेंगे, स्प्रिंग को पैरेलल में लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, के इक्वल टू के वन प्लस के टू प्लस के थ्री। तो के डबल डैश जो हमारा है वो हो जाएगा के वन प्लस के टू प्लस के थ्री। तो भाई ये तो हमें पता चल गया। अच्छा जी, और क्या पता होना चाहिए हमें? हमें पता होना चाहिए इसमें कि इन्होंने बोला रेशो 1:2:3 में काटा गया है स्प्रिंग को, फोर्स कांस्टेंट उसका पहले के था, तो इनका फोर्स कांस्टेंट कितना होगा, इनका फोर्स कांस्टेंट कितना होगा? तो आपको पता है कि जो फोर्स कांस्टेंट हमारा होता है स्प्रिंग का, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ये भी एक चीज है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ठीक है। तो जब आप स्प्रिंग को काटेंगे तो यहां पे क्या होगा, इसकी लेंथ हो जाएगी 1, अगर आप पूरी लेंथ को मान लो 6 मान लो, 2 + 3 5 और 1 6, 6 में से 1 लेंथ इसकी है, 2 लेंथ इसकी है, 3 लेंथ इसकी है, ठीक है। और k जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द l है, ठीक है। तो k जो है वो l पे डिपेंड करेगा। अब जो इसका k है, मान लो इसका k हम मान लेते हैं k1, इसका k2, इसका k3, तो k1 जो होगा, वैसे तो इसका फॉर्मूला है, अगर आप फॉर्मूला याद करना चाहें तो फॉर्मूला याद भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं ऐसे भी निकाल लेता हूँ। k1 जो है वो हो जाएगा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इसकी लेंथ। इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ होगी 1/6, क्योंकि ये 1 है और बाकी पूरी लेंथ 6 है, तो 1/6 ऑफ द l, ठीक है। तो k1 हमारा इतना आ गया। ऐसी k2 अगर मैं निकालूंगा, मैं अगले पेज पे निकाल लेता हूँ, k1 मेरा आ गया प्रोपोर्शनल टू 1/6 ऑफ द l, 1/6 लिखो या l/6 लिखो। ऐसी k2 जो मेरा होगा उसकी लेंथ हो जाएगी 2l/6, क्योंकि टोटल लेंथ 6 थी, 6 में से 2 इसकी लेंथ है। k3 की जो लेंथ है वो हो जाएगी 1/3l/6, ठीक है। और जो मेरा k है वो है 1/l, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये अगर मैं डिवाइड करूं दोनों को, तो आई विल गेट k1/k2 इक्वल टू, सॉरी k1/k जो मेरा आएगा वो आ जाएगा मेरा 1/l/6 डिवाइडेड बाय 1/l। ये 1/l से 1/l कटेगा तो ये 6 आ जाएगा, तो k1 मेरा 6k आ जाएगा। ऐसे ही मैं k2 निकालूंगा अगर, तो k2 मेरा कितना हो जाएगा, यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो k2 विल बी, इसको फिर डिवाइड करें, k इक्वल टू 1/l लिखिए, दोनों को डिवाइड कर दें, ये आप चाहो तो पहले इनवर्स ले लो फिर डिवाइड कर लो, इसको 6/2l करेंगे तो 3/l हो जाएगा, ये दोनों को डिवाइड करेंगे, l से l कट जाएगा, तो k2/k आपका जो आएगा 3 आ जाएगा, तो k2 आपका 3k आ जाएगा, एंड k3 आपका 2k आ जाएगा, है ना। ऐसे सॉल्व करेंगे तो k3 आपका 2k आ जाएगा, राइट। तो हमने तीनों k निकाल लिए, हमने तीनों k निकाल लिए। अब जो है हमें निकालना है रेशो ऑफ k1 डैश बाई k2 डैश। तो यहाँ पे जो k डैश है ये है 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3, और k डबल डैश है k1 प्लस k2 प्लस k3, ठीक है। k1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, k1 की वैल्यू हमारी 6k आई थी, k1 की वैल्यू हम देखेंगे यहाँ पे तो 6k आई है, तो k1 हमारा 6k है, 3k है, 2k है, तो 6k प्लस 3k प्लस 2k यानी कि 6 और 3 9 और 2 11k, तो ये आ गया k डबल डैश। और यहाँ पे अगर हम इसको निकालें तो ये आ जाएगा 1/6k प्लस 1/3k प्लस 1/2k। एलसीएम लेंगे तो 6k एलसीएम ले लेंगे, 6 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा, है ना जी। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 3 और 2 5 और 1 6 आ गया ऊपर, 3 और 2 5 और 1 6, तो 6/6 करेंगे तो ये k आ जाएगा, तो k 1/k आ जाएगा। 6/6k करेंगे तो 6 से 6 कटा तो k आ गया, तो k डबल डैश सॉरी k डैश मेरा k के बराबर आया, ठीक है। और k डबल डैश मेरा 11k आया, ठीक है। अब ऐसा, अच्छा यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, ये इसके बराबर क्यों आ गया, इसलिए आ गया यार क्योंकि आपने क्या किया, स्प्रिंग था, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k था, आपने उसको काटा और दोबारा जोड़ दिया, तो दोबारा जोड़ के आपने सेम स्प्रिंग बना दिया, तो सेम स्प्रिंग बनाओगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट तो k ही आने वाला था, इसलिए यहाँ पे जो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट आया सीरीज में, यहाँ पे जो स्प्रिंग कांस्टेंट आया सीरीज में वो k के बराबर आया, तो आना चाहिए था, ठीक है। और पैरेलल में आपने लगाया तो 11k आ गया, ठीक है।
अब इनका रेशो निकालना है हमें, k डैश बाय k डबल डैश, तो k डैश ऊपर रखेंगे तो k आ जाएगा, k डबल डैश रखेंगे तो 11 k आ जाएगा, तो रेशो हमारा k बाय 11 k यानी कि 1 बाय 11 आ जाएगा। तो दिस इज अवर आंसर। तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम आराम से करो, सॉल्व करो, सब हो जाएगा। ठीक है, चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलें। दिस इज वन मोर क्वेश्चन। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, लीनियर क्यों बोला है? क्योंकि एसएचएम लीनियर भी होते हैं, एंगुलर भी होते हैं। जैसे कि पेंडुलम अगर आप देखोगे तो वो एंगुलर एसएचएम करता है, और आपके स्प्रिंग वाले जो हैं आपके वो लीनियर एसएचएम करते हैं यूजुअली। तो पार्टिकल एग्जीक्यूट लीनियर एसएचएम विद एन एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर, तो ए आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर है, ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर में दिया हुआ है। पार्टिकल इज एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन। जब पार्टिकल अपनी मीन से 2 सेंटीमीटर पे है तो इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ द एक्सेलरेशन। जब पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो यहां पे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बराबर है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के। 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन। आपको बताना है इसका टाइम पीरियड t कितना होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे हमें डिस्प्लेसमेंट x पता है, a पता है, x पता है, a पता है, t निकालना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में यूजुअली या तो आपको t निकालना होता है या फिर ओमेगा निकालना होता है। अगर आपने ओमेगा निकाल लिया तो भी आपका t आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा 2π बाय टाइम पीरियड होता है। तो यूजुअली हम ओमेगा या t में से एक चीज निकालते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या चीज निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन जो होता है एसएचएम में वो होता है फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, आपका एक्सेलरेशन जो ये चैप्टर है इसकी स्टार्टिंग ही यहीं से हुई है कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा और एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आएगा, है ना, क्योंकि माइनस साइन आता है क्योंकि एक्सेलरेशन टुवर्ड द मीन पोजीशन होता है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात की है तो मैं ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ केवल। तो ये तो आ गया मेरा एक्सेलरेशन, ये इक्वल है वेलोसिटी के। अब वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फार्मूला एक्स की टर्म में। ठीक है, वेलोसिटी हम टाइम की टर्म में भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करके निकाला था, तो टाइम की टर्म में भी निकल सकता है। लेकिन मुझे यहाँ डिस्टेंस की टर्म में, एक्स की टर्म में वेलोसिटी चाहिए। तो फार्मूला क्या होता है मेरा? फार्मूला मेरा होता है v इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सब लोग, जब मैं कुछ बता रहा हूँ सब लोग जो है पॉज करके यहाँ पे सोच लो क्या फार्मूला होना चाहिए। ठीक है, खुद सोचो पहले, ये फार्मूला होगा। अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे हम लोग, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो यहाँ से ओमेगा को काट लेते हैं पहले तो, एंड दिस इज द थिंग। इसको स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ मेरे ख्याल से, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना। ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर आपको पता है, ए आपका 3 सेंटीमीटर है और एक्स आपका 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, यानी कि 9 में से 4 गया तो 5 आ जाएगा, और x का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर फिर दोबारा 4 हो जाएगा, तो ओमेगा आपका जो है ओमेगा स्क्वायर आपका आ जाएगा 5/4, है ना। x का स्क्वायर करेंगे तो x मतलब 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 5/4। ये आपका क्या आया? ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा कितना आया? दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा इज रूट ऑफ 5/4। और आपको पता है आपकी ओमेगा जो आपका होता है वो 2π बाय टाइम पीरियड होता है, इसको मैं 2π बाय टाइम पीरियड लिख सकता हूँ। तो यहाँ से अगर आप टाइम पीरियड निकालें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये 4 का रूट तो 2 हो जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा, तो 4π अपॉन में √5 इक्वल टू t हो जाएगा। 4π अपॉन में √5 इक्वल टू t हो जाएगा। डायरेक्ट में देखो तो आंसर ये वाला आ जाएगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे t यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 4π बाय √5। तो दिस इज अवर टाइम पीरियड। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आप कुछ बेसिक फॉर्मूले बार बार यूज हो रहे हैं वो आपको ध्यान होने चाहिए। अगर आपको ध्यान है तो यूजुअली आप इसके क्वेश्चन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा जो आ रहा है बी आ रहा है। लेट अस चेक द आंसर, बी इज द आंसर। अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका AIPMT 2016। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? बॉडी ऑफ मास इज अटैच्ड होगा यहाँ पे टू अ लोअर एंड ऑफ द स्प्रिंग whose upper end is fixed, mass m होगा, आई थिंक लिखा नहीं हुआ कुछ यहाँ पे, देख लेंगे। A body of mass is attached, the spring has negligible mass, स्प्रिंग का मास नेग्लिजिबल है, यूजुअली नेग्लिजिबल लेते हैं हम लोग स्प्रिंग का मास।
व्हेन द मास ऑफ द m इज स्लाइटली पुल्ड डाउन एंड रिलीज, तो ये मास यहाँ पे m रहा होगा, स्मॉल m। इसको जब स्लाइटली पुल करके रिलीज किया गया, ऑसिलेट करता है विद अ टाइम पीरियड ऑफ 3 सेकेंड, तो टाइम पीरियड इज 3 सेकेंड एंड मास इज स्मॉल m। व्हेन द मास m इज इंक्रीज बाय 1 kg, m को जब हम बढ़ा देते हैं, यानी कि m को हम m+1 कर देते हैं, तो टाइम पीरियड बिकम 5 सेकेंड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, 5 सेकेंड हो जाता है। अगर हम इसको m+1 करते हैं तो टाइम पीरियड हमारा इतना होता है। तो आपको क्या बताना है इसमें, आपको बताना है वैल्यू ऑफ द m इन kg, m की वैल्यू कितनी होगी इन kg। तो बड़ा इजी है यार, आपको पता है जो स्प्रिंग ऑसिलेशन होते हैं उनके टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, t = 2π√m/k। यहाँ पे इस दो ऑसिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, एक तो स्प्रिंग वाला और एक पेंडुलम वाला, जिसका टाइम पीरियड होता है 2π√L/g। तो 2π√L/g और 2π√m/k, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे यूज होगा 2π√m/k। तो टाइम पीरियड इक्वल टू 2π√m/k होता है। तो t1 इसको मान लेते हैं, इसको t2 मान लेते हैं। t1 जो होगा वो होगा 2π√m/k और t2 जो होगा वो हो जाएगा 2π√m, नया वाला m कितना हो जाएगा, m+1/k। k तो सेम है बिकॉज स्प्रिंग इज सेम, तो k सेम रहेगा। अब इन दोनों का यूज करके हमें निकालना है m का वैल्यू, तो हमें बाकी k और 2π वगैरह को एलिमिनेट करना है। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो 2π आपस में कटेंगे, k भी कट जाएंगे, तो डिवाइड कर देते हैं। लेट अस डिवाइड। t1 = 2π√m/k था, इसको हम डिवाइड करना चाह रहे हैं t2 से, जो कि हमारा था 2π√m+1/k। तो ये तो यार सॉल्व होके आपका आ जाएगा, 2π से 2π कट जाएगा, k से k भी कट जाएगा, तो √m/m+1 हो जाएगा, है ना। अच्छा, t1 t2 भी दिया हुआ था आपको, t1 दिया हुआ है 3 सेकेंड, t2 दिया है 5 सेकेंड, 3 और 5। चलो भाई यहाँ पे 3 कर देते हैं, यहाँ पे 5 कर लेते हैं, इसको कर देते हैं √m/m+1। इनका दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, हमें m का वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा 9/25 = m/m+1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 9m + 9 = 25m। इसको यहाँ ले आते हैं, तो 9 = आपका हो गया 25m - 9m। 25 में से 9 गए तो कितना बचा, 16 बचेगा। तो 9 = 16m आया, तो m आपका 9/16 आया। m कितना आया, 9/16। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में था कोई ऑप्शन ऐसा, लेट अस चेक। 9/16 ऑप्शन में है, यस, डी ऑप्शन है। तो 9/16 इज द मास ऑफ दिस ब्लॉक। तो लेट अस चेक द आंसर, डी आंसर आना चाहिए हमारा। तो आंसर इज डी, विच इज द राइट आंसर। तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले पे बेस है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए थी। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, when two displacement represented by this y = a sin omega t and y2 = b cos omega t are superimposed, तो मोशन क्या होगा। सुपर इम्पोज का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई एक फोर्स था, वो एक पार्टिकल को एसएचएम करा रहा था और उसकी इक्वेशन ये थी। कोई एक और फोर्स था, वो भी पार्टिकल को एसएचएम करा रहा था, उसकी इक्वेशन ये थी। दोनों को एक साथ लगा दें, दोनों फोर्स को एक साथ लगा दें, तो पार्टिकल अब जो वाइब्रेशन करेगा उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो अब क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन क्या बोलता है कि जो इसका y होगा वो नेट y जो होगा, y नेट, वो y1 + y2 के बराबर होगा। मींस जो इंडिविजुअल फोर्स जो काम कर रहे हैं y1 या y2, उन दोनों के सम के बराबर होगा जब दोनों फोर्स एक साथ लगेंगे। तो y हमारा y1 + y2 के बराबर होगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो y1 हमारा था a sin ओमेगा t और y2 है b cos ओमेगा t। ठीक है, अब देखिए ये क्या चीज है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है और इसका एम्पलीट्यूड कितना है। तो अभी हम पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हैं कि अगर ऐसा हमें क्वेश्चन आता है, हमें एम्पलीट्यूड निकालना है, तो हमें क्या करना होता है, ध्यान है सबको, √a² + b² से डिवाइड करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पे √a² + b², और यहाँ पे अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली बन जाएगा sin ओमेगा t + समथिंग फाई, मान लीजिए। दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर y नेट। ठीक है,
तो ये चीज़ क्या है, ये इक्वेशन जो है ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, क्योंकि साइन ओमेगा टी आ रहा है। कोई भी इक्वेशन आपकी जो आती है साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी की फॉर्म में, वो सब सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर वो साइन ओमेगा टी हो या साइन 2 ओमेगा टी हो तो चल जाएगा, 3 ओमेगा टी 4 ओमेगा टी चल जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि मान लीजिए साइन क्यूब ओमेगा टी आ गया तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन आ रही है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करती है, तो दिस इज SHM। सेकेंड थिंग, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अब आप देखिए हमने केवल अभी तक जो है ये 8 क्वेश्चन किए हैं और कंसेप्ट रिपीट हो गया। जो कंसेप्ट नीट ने पहले पूछा था दोबारा रिपीट हो गया। तो नीट में बहुत सेलेक्टेड कंसेप्ट होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप करते रहिए, ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं, जो कंसेप्ट नीट पूछता है, कम से कम वो स्ट्रांग हो, वो बिल्कुल स्ट्रांग हो, इसलिए इसकी जरूरत है। तो कंसेप्ट बहुत रिपीट होते हैं, क्वेश्चन तो रिपीट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट नीट में यूजुअली रिपीट होते हैं, एक लिमिटेड कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे मूव करें। 9 क्वेश्चन बोलता है पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन स्ट्रेट लाइन, इट्स वेलोसिटी एट डिस्टेंस x1 एंड x2 आर v1 एंड v2, तो टाइम पीरियड कितना होगा। ये SHM कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, इसकी वेलोसिटी जो है x1 पे v1 है और x2 पे v2 है। आपको बताना है टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है, टाइम पीरियड कितना होगा। अगेन वही बात, फिर दोबारा देखो कंसेप्ट रिपीट, या तो मैं ओमेगा निकालूं या टाइम पीरियड। ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ओमेगा कैसे निकालूंगा, वेलोसिटी और एक्स में क्या रिलेशन होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था, वहां वेलोसिटी और एक्स में रिलेशन आया था, तो क्या रिलेशन था, रिलेशन था v इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे इक्वेशन आपकी बन जाएगी v1 इक्वल टू ओमेगा, फर्स्ट इक्वेशन जो है ये v1 पे x1 है, तो वी कैन राइट v1 इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। और अगर मैं v2 की बात करूं तो v2 बन जाएगा ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। देखिए SHM तो सेम है हमारा, SHM तो वही है, तो उसका एम्पलीट्यूड तो सेम लिखेंगे दोनों जगह, और टाइम पीरियड या ओमेगा भी सेम होगा। ठीक है, तो ये हमारा सेम रहेगा, फर्क क्या पड़ेगा, केवल x का फर्क पड़ रहा है, तो डिफरेंट x पे डिफरेंट वेलोसिटी है। ठीक है, अब देखिए इतना हमने कर लिया तो आधा काम हमारा हो गया। अब हमें लेकिन करना क्या है, हमें जो आंसर है वो इस फॉर्म में चाहिए। इस फॉर्म में आने के लिए देखिए आंसर यहाँ पे जो इस फॉर्म में चाहिए हमें, तो हमें x और v की फॉर्म में आंसर निकालना है। सारे ऑप्शन जो है x और v की फॉर्म में है। अगर हम यहाँ पे देखें तो v तो ये है, x ये है, ओमेगा हमें चाहिए एक्चुअली टाइम पीरियड निकालना है हमें, यानी a को यहाँ से एलिमिनेट करना है। हमें क्या करना है, a को एलिमिनेट करना है, तो कुछ भी करके हमें a को एलिमिनेट करना होगा। तो सेकंड स्टेप हमारा है a को एलिमिनेट करना। पहला स्टेप था इक्वेशन बनाना, सेकंड स्टेप आपको समझना पड़ेगा क्या करना है मुझे, तो मुझे a को एलिमिनेट करना है। तो a को एलिमिनेट कैसे करूंगा मैं, a को एलिमिनेट करने के लिए क्या कर सकता हूं, मैं दोनों जगह से या तो मैं a की वैल्यू निकाल के इक्वेट कर दूं, या मैं a निकाल के दोनों को डिवाइड कर दूं। तो दोनों जगह से मैं a की वैल्यू निकालने के लिए पहले स्क्वायर कर लेता हूं, तो v1 का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर समथिंग बनेगा। वैसे ही आप देखेंगे सारे ऑप्शन में v स्क्वायर आ रहा है, यानी स्क्वायर की करने की जरूरत मुझे पड़ने वाली है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए आप बहुत सारी चीजें, ऑप्शन देख के भी बहुत सारी चीजें समझ सकते हो। तो मैं एक स्क्वायर करता हूं, तो v1 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, v1 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और ऐसे v2 भी आएगा। लेकिन थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन पहले कर लेता हूं उसकी, मेरे को क्योंकि a निकालना है, तो मैं लिख सकता हूं v1 स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, और अगर मैं x1 को यहां ले आऊं तो मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर। ये आया a स्क्वायर बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ऐसे सेकंड इक्वेशन से क्या आएगा, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब मैं डायरेक्ट बता सकता हूं कि इक्वेशन दोनों लगभग बराबर थी, सेम इक्वेशन थी, तो जो सेकंड इक्वेशन से a आएगा वो कितना आएगा, v2 स्क्वायर, यहाँ पे v2 आ जाएगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा सेम है, प्लस x2 स्क्वायर यही आएगा सॉल्व करके। ठीक है, तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है दोबारा, तो आपका टाइम बचेगा। अच्छा, अब ये और ये आपस में बराबर हैं और मुझे ओमेगा चाहिए, तो मैं इन दोनों को बराबर कर दूंगा, तो क्या होगा, x1 और x2 ये आ जाएगा v1 स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर, इसको इस तरफ ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस v2 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर।
ठीक है। अब यहाँ पे ओमेगा कॉमन ले सकते हैं, दोनों ओमेगा सेम है, तो वी कैन राइट v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, और यहाँ से मेरा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर डिवाइड बाय x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, एंड अगर मैं रूट ले लूँ उसका तो मेरा ओमेगा आ जाएगा यहाँ से रूट ऑफ v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर डिवाइड बाय x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक मेरा काफी काम हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, बस टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है मेरा, 2 पाई बाय ओमेगा। तो लेट अस फाइंड द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा। तो यहाँ पे अपॉन करेंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा क्योंकि अपॉन में है, तो ये हो जाएगा 2 पाई रूट ऑफ x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर डिवाइड बाय v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन है ये, x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसको यूज करके मैंने अपना आंसर निकाल लिया। देखा आपने एक क्वेश्चन से कितनी सारी चीजें सीखी, कई सारी चीजें हमने सीखी। चलिए, तो इसका आंसर सी होगा। लेट अस चेक द आंसर। आंसर इज सी। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो। बड़े ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हमारा भी एक मोटिवेशन बने और हम ज़्यादा से वीडियो ऐसी कंसेप्ट पे फिजिक्स के ला पाएँ, आपको कंसेप्ट समझा पाएँ। लेट अस सी द क्वेश्चन। तो यार कर दिया करो लाइक और सब्सक्राइब, तुम लोगों का क्या जाता है ना, लाइक ही तो करना है बस। अगर थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि आपको समझ में आई है चीजें तो लाइक जरूर करें। ठीक है, ओके जी। चलो लास्ट क्वेश्चन। ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x इक्वल टू a cos ओमेगा t, वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट, t इज द टाइम। तो आपको पता ही है x डिस्प्लेसमेंट होता है, t टाइम होता है, ओमेगा आपकी फ्रीक्वेंसी, एक्चुअली एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी तो f होती है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये कह रहा है अगर x का ग्राफ ये है a cos ओमेगा t, माने x का इक्वेशन ये है, तो एक्सेलेरेशन का ग्राफ क्या होगा, एक्सेलेरेशन का ग्राफ क्या होगा। अगेन देखिए कंसेप्ट रिपीट, x और a में रिलेशन। हम आपको ध्यान होगा भी काफी शुरू में हमने क्वेश्चन किया था, उसमें फेज पूछा था x और a में क्या फेज होता है, तो लगभग वैसी क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। देखो विद इन सम ईयर, ये आई थिंक 2015 का या 14 का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें ये आपका x है, अगर मैं v निकालूं तो इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो a ओमेगा साइन ओमेगा t हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन विद माइनस साइन, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। v को फिर डिफरेंशिएट करूंगा तो a आएगा, मेरा एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन अलग है और ये a अलग है। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल a ले लेते हैं, इन्होंने भी कैपिटल a दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा आपका a ओमेगा साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस साइन यहाँ पे ऑलरेडी था तो ये माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो एक्सेलरेशन है वो इतना हो जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, तो देखो यार कॉस ओमेगा टी का जो ग्राफ बनेगा, अगर आप t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो t इक्वल टू 0 पे आपका a का वैल्यू कितना आएगा, एट t इक्वल टू 0 चेक कर लो, या तो आपको कॉस का ग्राफ पता हो या आप ऐसे चेक कर लो कि t इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितना आएगा। यहाँ पे पुट करोगे तो 0 कॉस 0 1 हो जाएगा, तो a का वैल्यू हमारा आ जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 विच इज माइनस a ओमेगा स्क्वायर। यानी आपका जो ग्राफ है वो शुरू में नेगेटिव से कहीं से शुरू होगा, माइनस a ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज दिस थिंग इज पॉजिटिव, एम्पलीट्यूड ओमेगा स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ कहीं नेगेटिव से शुरू होगा। तो ये ग्राफ हमारा हो नहीं सकता क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है, ये ग्राफ भी 0 से शुरू हो रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। ये ग्राफ पॉजिटिव से शुरू हो रहा है, ये आंसर हो नहीं सकता, तो आंसर हमारा ये होगा। तो आइदर आपको या तो कॉस का ग्राफ पता हो, वहां से आप चेक कर सकते हैं, या फिर ऐसे तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि ग्राफ क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा दैट इज सी। लेट अस चेक द आंसर। तो इसका आंसर सी है। आई होप सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबके लिए ये बहुत एक यूजफुल वीडियो रही होगी, आई होप। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन, बेस्ट ऑफ लक।